Hi dear students, in previous lecture we learned all the physical properties, all the methods of preparation and some conversions. Today we are going to start our new point, that is the physical properties physical properties of amines. Physical properties of amines. If we look towards the first physical properties, that is the physical state. So particularly lower aliphatic amines. लोअर एलिफेटिक अमाइंस यानी ऐसे अमाइंस जो एलिफेटिक है और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, दे आर जनरली कलरलेस गैस. तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आपके कलरलेस गैस होते हैं और पर्टिकुलरली अमाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज द फिशी ऑर्डर. जितने भी अमाइंस हैं या जितने भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइंस हैं, पर्टिकुलरली लोअर अमाइंस हैं, उन्हें फिशी स्मेल होता है, मच्छी के जैसे उनकी स्मेल आती है. अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइंस की, तो प्राइमरी अमाइंस हैविंग 3 और मोर कार्बन आइटम. प्राइमरी अमाइंस जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आइटम है वो लिक्विड होते हैं. इसका मतलब जिसमें 3 से कम कार्बन आइटम है, जैसे कि आपका मिथिलामाइन है, CH3NH2 है, मिथिलामाइन है, इथिलामाइन है, इनमें 3 से कम कार्बन है, तो ये दो अमाइंस आपके गैस होंगे. तो शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है, मिथिलामाइन और इथिलामाइन आर गैस, लेकिन इसके आगे के जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आइटम है वो लिक्विड होते हैं, और हायर वंस जिसमें बहुत सारे कार्बन आइटम्स हैं वो आपके सॉलिड होते हैं. तो ये हो गया पर्टिकुलरली एलिफेटिक अमाइंस का, यानी लोअर एलिफेटिक अमाइंस मतलब मिथिलामाइन और इथिलामाइन आर कलरलेस गैस होते हैं, जिन्हें फिशी मच्छी के जैसी स्मेल होती है. ऐसे एलिफेटिक अमाइंस पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइंस जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आइटम है वो लिक्विड होते हैं, और उससे ज्यादा कार्बन आइटम वाले आपके सॉलिड होते हैं. अब बात करें आरिल अमाइंस. आरिल अमाइंस यानी एरोमेटिक अमाइंस, जैसे एग्जांपल हमें पता है एनिलीन, ये आपका आरिल अमाइन है जिसे हम कॉमनली एनिलीन कहते हैं. तो एनिलीन या आरिल अमाइन कलरलेस लिक्विड होते हैं. ये कलरलेस लिक्विड होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं और कलरलेस लिक्विड होते हैं. अब ये कलरलेस कब होते हैं? जब ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन जैसे इन्हें हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन इनका कलर येलो होता है. कब? आफ्टर स्टोरेज करने के बाद इनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इनका कलर येलो या डार्क ब्राउन होता है. लेकिन जब प्योर फॉर्म में है कोई भी अमाइन तो वो कलरलेस होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. तो ये हो गया पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिजिकल स्टेट. अब अगर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें वो होती है आपकी सोलिबिलिटी. जैसे आप देख सकते हैं लोअर मेंबर्स अप टू 6 कार्बन, ऐसे अमाइंस जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन है आर सोलुबल इन वाटर में सोलुबल होते हैं. क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे आपको पता है आपका अमाइन सपोज RNH2 है, वाटर. अब वाटर में H2O है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन.
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियली निगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। तो ये अमाइन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर, इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे अमाइंस जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन है वो वाटर में कंप्लीट सोल्यूबल होते हैं। अब 6 से जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आपका आर ग्रुप बढ़ेगा, और आर ग्रुप आपको मालूम है वाटर इनसोल्यूबल होता है। इस वजह से जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे वाटर में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। अब अगर बात करें आइसोमेरिक अमाइंस, आइसोमेरिक अमाइंस मतलब कोई अमाइन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला अमाइन प्रोपेन अमाइन है, NH2 प्रोपेन अमाइन है। इसी को मैं इस तरह से लिखूं NHCH2CH3, और तीसरा लिखूं मैं ट्राइमिथिल अमाइन। अब ये तीनों अमाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो तीनों में 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करूं तो 9 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी ये 3 अमाइन आपके आइसोमेरिक अमाइन है। लेकिन पहले अमाइन में NH2 है तो ये प्राइमरी अमाइन है, दूसरे में NH है तो ये सेकेंडरी अमाइन है, तीसरे में सिर्फ N है तो ये टर्शियरी अमाइन है। अब इन तीनों की सोल्युबिलिटी अगर कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर NH2 है यानी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नाइट्रोजन पे का हाइड्रोजन एक वाटर के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन है ये भी आपके दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो ये एक ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। टर्शियरी अमाइन है, इसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो प्राइमरी अमाइंस 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, सेकेंडरी अमाइन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, टर्शियरी अमाइन कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। और आपको पता है जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा वाटर में सोल्युबिलिटी। इस वजह से अगर कोई आइसोमेरिक अमाइंस है तो उनमें प्राइमरी अमाइन आपका मोर वाटर सोलुबल होगा देन सेकेंडरी अमाइन, और सबसे कम वाटर सोलुबल होगा आपका टर्शियरी अमाइन। तो आपको इतना याद रखना है, प्राइमरी अमाइंस आर मोर सोलुबल इन वाटर देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो वो ज्यादा वाटर सोलुबल है, टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं के बराबर होती है इस वजह से वो कम वाटर सोलुबल है। तो ये हो गई आपकी सोलिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट। अब सेम कंसेप्ट आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बात करूं प्राइमरी अमाइन, अब प्राइमरी अमाइन है RNH2, तो नाइट्रोजन पे आपको पता है पार्शियली निगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। उसी तरह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है तो ये तीसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी ये प्राइमरी अमाइन NH2 कितने दूसरे अमाइंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, 1 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगर बात करूं मैं सेकेंडरी अमाइन की,
जैसे आर एन एच आर, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे अमाइन के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, आर आर एच। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरे अमाइन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, एन आर आर। तो अगर इस अमाइन की बात करूं जो कि आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये कितने दूसरे अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, 2 अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। टर्शियरी अमाइन की बात करूं, आर एन आर आर है। अब इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ये टर्शियरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। तो अगर बात करें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की, तो एक प्राइमरी अमाइन दूसरे 3 अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, एक सेकेंडरी अमाइन दूसरे 2 अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और टर्शियरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। और आपको पता है जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इस वजह से कोई आइसोमेरिक अमाइंस है तो प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है करके प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा देन सेकेंडरी अमाइन देन टर्शियरी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपको वही एग्जाम्पल दिए जाए, पहला अगर दिया जाए प्रोपेन अमाइन है CH3CH2NH2 या CH2NH2, दूसरा पूछा जाए CH3CH2NHCH3 इथिल मिथिल अमाइन, और तीसरा पूछा जाए ट्राइमिथिल अमाइन। इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, तो डेफिनेटली NH2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है। इससे कम रहेगा आपके सेकेंडरी अमाइन का, और इससे कम रहेगा आपका टर्शियरी अमाइंस का। यानी अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को कंपेयर करें तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन सेकेंडरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन टर्शियरी अमाइन। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गए अमाइंस के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इतना याद रखना है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा वाटर सोल्युबिलिटी और उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पर्टिकुलरली अमाइंस का नेचर की अगर बात करें, तो आपका अमाइन है, कोई भी अमाइन है, जनरली मैं लिखता हूं RNH2 RNH2 प्राइमरी अमाइन अगर मैं लिख रहा हूं, तो आपको पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 यानी नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसने 3 बॉन्ड बनाए, यानी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। और ऐसा कंपाउंड जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम कहते हैं लेविस बेस, लेविस बेस। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपके अमाइंस कैसे होते हैं, लेविस बेस होते हैं। अब लोन पेयर है मतलब डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर करते हैं, या दूसरे लफ्ज में कहा जाए तो ड्यू टू द लोन पेयर आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है।
और जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपके अमाइंस लेविस बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो यहां पर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ेगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अमाइन ने अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ड्यू टू द लोन पेयर तो आपका बनेगा अल्किल अमोनियम आयन। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, H प्लस है, यानी इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बॉन्ड बनने के लिए क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद हाइड्रोजन, और जो बॉन्ड इस तरह से बनता है यानी जिसमें एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, यानी दूसरे सिंपल वर्ड में ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जो कंपाउंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं ब्रोंस्टेड बेस। आपको पता है HCl ये प्रोटॉन देता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। उसी तरह से अमाइन प्रोटॉन ले रहा है तो इसे हम कहेंगे ब्रोंस्टेड बेस। तो इन दोनों कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अमाइंस लेविस बेस है, न्यूक्लियोफाइल है और ब्रोंस्टेड बेस है। तो सिंपल में आपको इतना याद रखना है, अमाइंस आर लेविस एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो ये लेविस भी है और ब्रोंस्टेड भी है। और दूसरी बात, ये काम करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो पर्टिकुलरली बेसिक नेचर की अगर बात करें तो अमाइंस लेविस और ब्रोंस्टेड बेस है, इसके अलावा ये न्यूक्लियोफाइल बोल के भी काम करते हैं। अब बेसिक नेचर को अगर डिटेल में पढ़ना है यानी इसका कंपैरिजन करना है दूसरे कंपाउंड्स के साथ या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का कंपैरिजन करना है, जो कि हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहां तक के लिए आपको इतना याद रखना है कि अमाइंस लेविस एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस है, यानी ये दोनों टाइप के बेसिक नेचर शो करता है। बहुत बार एमसीक्यू आता है कि अमाइंस आर लेविस बेस, ब्रोंस्टेड बेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इतना याद रखना है, अमाइंस लेविस एज वेल एज ब्रोंस्टेड ये दोनों टाइप का बेस बोल के काम करता है। तो इसका आगे का डिटेल कंपैरिजन हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।